अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वर्क बोर्ड से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि वर्क बोर्ड की साइट पर पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पर। तो सिलेबस क्या है डिटेल में समझते हैं हम लोग। अगर गौर से आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पर, और जो बच्चे एमपीएससी की स्टडी करते हैं उनको समझ में आया होगा कि पूरा सिलेबस है ना, एमपीएससी का जो प्रीलिम है जिसको बोलते हैं कंबाइन, एमपीएससी में एमपीएससी कंबाइन, तो एमपीएससी कंबाइन का पूरा सिलेबस प्रीलिम का पूरा सिलेबस जैसे कि वैसे कॉपी कर दिया उसमें। अब दो बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर, एक तो ये सिलेबस है और एक तरफ है आईबीपीएस। तो पहले सिलेबस समझाता हूँ मैं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ जिसकी मुझे समझ है मैं वो आपको समझाता हूँ क्या है। तो देखो, पहले सिलेबस उन्होंने डिस्क्राइब किया क्या है। पहले जनरल नॉलेज में जीके, जो कि 35 क्वेश्चन है, मतलब 35 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स के लिए है। अपन क्वेश्चन कितने 35 है, 35 क्वेश्चन के लिए उसने इतना सारा जीके दिया है यहाँ पर। मतलब वेटेज कम है और पढ़ना बहुत है। यही चीज़ एमपीएससी में 100 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। 100 मार्क्स के लिए एमपीएससी में उतना सिलेबस उसने दिया है, जो कि बहुत वास्ट हो गया। अब पहले पूछता है वो कि हिस्ट्री, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में पूछ रहा हो हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर पूछ रहा हो। तो हिस्ट्री यहाँ से कौन सी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसर्न करना है। स्पेशली कंसर्न किससे, उसका महाराष्ट्र से, जो कि एमपीएससी एज इट इज बोलता है इसको। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, वो भी महाराष्ट्र को कंसर्न रख के याद पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा आपको 11th की जो हिस्ट्री की बुक है स्टेट बोर्ड की, वहाँ पर पूरा डिटेल में मिल जाएगा, आप पूरा कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है ज्योग्राफी ना, विथ स्पेशल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्टडी को, मतलब महाराष्ट्र की ज्योग्राफी को स्पेशली ध्यान में रखकर उसके अलावा आपको क्या करना है, तो उसके अलावा आपको अर्थ के बारे में पूरा बताना है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका सोलर सिस्टम होगा। उसके बाद में उसका रोटेशन रिवोल्यूशन होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो दिया है उसने बात आपका अर्थ का। ठीक है, तो आपको सोलर सिस्टम करना है, रोटेशन रिवॉल्यूशन करना है, ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन करना है आपको उसका। उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें टॉपिक करना पड़ेंगे, एक ही टॉपिक में आपको ये सब करना पड़ेगा। और एक अगर इसमें ऐड करें तो एटमॉस्फेयर भी डालना पड़ेगा आपको, एटमॉस्फेयर। तो ये सब पढ़ना पड़ेंगे ज्योग्राफी में। उसके बाद में आते हैं वर्ल्ड डिवीजन एंड क्लाइमेट। तो वर्ल्ड डिवीजन ये टॉपिक है ना, ये क्लाइमेटिकल रीजन है। वर्ल्ड रीजन में जब हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्लाइमेटिकल डिवीजन है अलग अलग, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो मैंने इधर बताई दी आपको, अर्थ के साथ पढ़ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में लैंड टाइप ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किस तरह की लैंड के टाइप है, मतलब सॉइल के टाइप कहना है उसको, ये है ना। बारिश किस तरह गिरती, मेजर क्रॉप कौन सा है महाराष्ट्र के, सिटीज कौन से है, रिवर कौन से है, और इंडस्ट्री कौन सी है, इस पर फोकस करना है। अब ये पढ़ने के लिए आपको स्टेट बोर्ड की 2-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी देखकर। स्टेट बोर्ड की 2-3 किताबों में से निकालना पड़ेगा आपको पूरा ये सब चीज़ सिलेबस। उसके बाद में पूछता हूँ इकोनॉमी, हालांकि इकोनॉमी देनी नहीं चाहिए थी। आईबीपीएस का जो पैटर्न महाराष्ट्र में जिस तरह की पोस्ट के एग्जाम लिए जा रहे हैं उसके कंसर्न में अगर बात करें तो इकोनॉमी, एमपीएससी की पूरी इकोनॉमी डाल दी उसने यहाँ पर, हालांकि होना नहीं चाहिए था ये सब। अभी पूरा सेक्शन उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया आपको 35 मार्क्स के लिए। उसमें इंडिया की देखो 2 इकोनॉमी यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, तो एक है मैक्रो इकोनॉमी और एक है माइक्रो इकोनॉमी। यहाँ तक बजट तक ये वाली सब चीज़ें, ये अकाउंटिंग छोड़ दो आप, ये 2 पॉइंट छोड़ दो, तो बाकी सब मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट है, जो कि एमपीएससी में पढ़ी जाती है, यूपीएससी में पढ़ते हैं हम लोग। वो सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि नेशनल इनकम क्या है ना, जिसको जीडीपी वगैरह क्या रहता है, जीएनए क्या रहता है, वो टर्म्स है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जो हमारे ट्रेड है, 3 ट्रेड है वो पूरे। हमारा फॉरेन ट्रेड क्या है वो बताना है, बैंकिंग है, पॉपुलेशन
खैर पॉपुलेशन तो ज्योग्राफी में हम पढ़ने ही वाले थे या पढ़ना ही था पॉपुलेशन। उसके अलावा बैंकिंग स्ट्रक्चर बताना है आपको, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये यहाँ पर ये पॉइंट इतना काफ़ी सारा बड़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। आरबीआई महंगाई को लेकर, करेंसी को लेकर जो करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को पूरा बैलेंस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी अपनाता है। तो ये सब इकोनॉमी के कोई ब्रॉड टर्म्स है। उसके बाद में बजट। बजट बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट रहते हैं, आपको बहुत सारा पढ़ना होता है इसमें। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस उसने ऐड कर दिया पढ़ने के लिए, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर, तीनों तरह का करंट अफेयर है जो एमपीएससी में या यूपीएससी में पूछा जाता है अक्सर। एक ग्लोबल है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, इंडिया का हो गया और महाराष्ट्र का भी हो गया यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में पढ़नी है, ऐसा उसका कहना है। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली वही पूछेगा जो पूछता है और जो हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं रहता। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ रहेगा लोकल बॉडीज, मतलब लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछेगा आपको। इतनी जगह से क्वेश्चन आएंगे, आप 4-5 टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके साथ उसने ऐड किया है साइंस। साइंस में आपको मेरे हिसाब से आपको 10 तक का समझो, 6 to 10 तक का पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा। या फिर एटलीस्ट आपको अगर बेसिक्स भी करना है तो आपको 8, 9 और 10 क्लास का साइंस पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पूछेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये जीके का इतना सारा पढ़ना है, मतलब इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और काफ़ी डिटेल है। और अगर देखें तो एग्ज़ाम है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास में टाइम है 45 to 60 डेज, इतना टाइम है हमारे पास। तो फिर इसको मैनेज कैसे करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब छोड़ना भी नहीं है, इसे छोड़ सकते भी नहीं हम लोग। तो इसको मैनेज कैसा करना पड़ेगा, तो इसकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी। प्रायोरिटी सेट करते समय आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक, पहले तो सर्टनटी, मतलब ये कितना सर्टन है, सर्टनटी। और एक अनसर्टन, तो मतलब सर्टन सिलेबस कौन सा है, फिक्स कौन सा है, और जो परेशान करता कभी कुछ, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी रखना पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक, आपका जो एजुकेशनल, आपका जो बैकग्राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको तय करना पड़ेगी प्रायोरिटी। साइंस वाले हैं तो साइंस को ज़्यादा तवज्जो दे सकते, आर्ट्स वाले तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑलरेडी दिए वहाँ पर। ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखकर आपको स्टडी करना पड़ेगी। सारा का सारा पढ़ने की जाएंगे तो टाइम बहुत चाहिए। अब जैसे बताया मैंने आपको कि हिस्ट्री कहाँ से करनी है, तो हिस्ट्री के लिए एक ही किताब काफ़ी हो जाएगी, 11th की हिस्ट्री की बुक। आपको ज्योग्राफी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 7th की जो बुक है उससे पढ़ना पड़ेगा, कुछ 8, 9, 10 इन सब में से निकाल के पढ़ना पड़ेगा सब चीज़ें। उसके साथ साथ इकोनॉमी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। इसके लिए एमपीएससी की कोई भी बुक्स पढ़, यूपीएससी के लिए या एमपीएससी के लिए जो बेसिक्स इकोनॉमी पूछता है ना, वो कोई भी पढ़ सकते हैं आप। बट आपको भी उसमें सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल बुक्स होती है वो, और वो सिलेबस वहीं पे पूरा होता है वहाँ पे। जैसे कि एमपीएससी की अगर जो मराठी मीडियम के बच्चे होंगे तो कोलंबे सर की बहुत अच्छी बुक है जो पढ़ सकते हैं। कोलंबे सर बहुत अच्छी बुक है, पूरा आपको मिल जाएगा इसमें, पर इतना है कि मराठी मीडियम की है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। या फिर बाकी देखना पड़ेगा आपको इंग्लिश में कौन कौन सी अवेलेबल है एमपीएससी के लिए, तो वहाँ पढ़ सकते हो। और ये काफ़ी मतलब बहुत चीज़ें इसमें जो, मतलब ये दिख रहा छोटा वन, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता करंट अफेयर। तो करंट अफेयर ऑब्वियसली मैगजीन आते हैं मंथली। अब उतना पढ़ना क्या, ये पढ़ना उतना नहीं पढ़ना तो क्या पढ़ना, वो देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से कि करंट अफेयर कैसा करना, क्या करना। तो मुझे नहीं लगता आपको मैगजीन, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैकग्राउंड के होंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, क्या करना है। बहुत सारे मैगजीन निकलते मंथली, या फिर ट्राई मंथली निकलते हैं, या फिर एनुअल निकलता कुछ। बट अगर कॉस्ट और बेनिफिट देखें तो आपको खुद तय करना है कि इसको कितना अहमियत देनी है, कितना पढ़ना है। ओके, फिर भी अगर मेरी अगर राय है तो एक किताब पढ़ना चाहिए, उसमें उसका नाम क्या है, छोटी बुक आती, उसमें एक लाइन में पूरा करंट अफेयर रहता, टेबल भी थी अपनी, क्या नाम था बुक का, छोटी थी,
है वहाँ पे, मिलेगी क्या, ऊपर टेबल पे ही है, छोटी सी करंट अफेयर की है। मैं बताता हूँ उसका नाम, तो वो छोटी बुक पढ़ लेना आपने। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है ना, तो ये आप कहीं से भी पढ़ लो। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहे, क्या लेजिस्लेटिव क्या है, वहाँ की क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव क्या है, और जुडिशरी क्या है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। सेम स्टेट का वैसे ही है। आप लोकल बॉडी भी देखना पड़ेंगी और फंडामेंटल राइट्स पढ़ना पड़ेंगे आपको। यहाँ से फिक्स आपको सवाल पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में साइंस तो खैर अपने आप में काफ़ी टफ, मतलब काफ़ी टफ नहीं, काफ़ी कुछ बोल दिया उसने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और हाइजीन, मतलब सीधा सीधा एमपीएससी का कॉपी किया उसने। पर उसने ये देखा नहीं कि एमपीएससी 100 मार्क्स के लिए पूछता और यहाँ पे सिर्फ 35 क्वेश्चन पूछने हैं आप, तो ये उसने देखा नहीं और इतना सारा सिलेबस दे दिया। हाँ, लक्ष्यवेद करंट अफेयर के लिए पढ़ेंगे तो ये बुक्स पढ़ लेना, लक्ष्यवेद छोटी 1 लाइन की पूछते, मराठी में है लक्ष्यवेद बोल के। तो मतलब मैं तो बोलता ये भी कॉस्ट, इतने पढ़ाई इतनी स्टडी, मतलब क्या पूछेंगे और कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे, तो ये भी ज़्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि अब वेटेज कम है और उसने सिलेबस में बहुत सारा दे दिया, तो इतना करना नहीं करना, कॉस्ट और बेनिफिट्स। जीके में आपको बहुत सारी चीज़ें सोच के करनी है। देखो सारे बच्चे एक लाइन में हैं, सारे बच्चे एक लाइन में हैं, सब एक लाइन में हैं और सबको एक ही जगह जाना है यहाँ, तो सिलेबस यहाँ पर जाना है सबको, तो कौन सा चीज़ें लेके जानी है आपको देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक साथ लेके नहीं जा सकते, आप सबको नहीं लेके जा सकते, आपको बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा, तब आप आगे रहेंगे बाकी बच्चों से। तो ये अपनी कॉन्शियस वाली बात है और समझदारी वाली बात है। खैर इस पर डिटेल बाद में बात करेंगे, आगे बढ़। उसके बाद में हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, मैडम बता देंगे। ये मराठी, ये बता देता हूँ मैं। मराठी में 10 क्वेश्चन पूछने वाला है, देखो सोच थोड़ा समझ से इसको। तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 20 मार्क्स के लिए वो अलग बात, पर वो कॉम्प्रहेंशन बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रहेंशन रहेगा। अब एक कॉम्प्रहेंशन बोले तो 5 क्वेश्चन तो आते ही उसमें, तो 5 क्वेश्चन यहीं से जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रहेंशन पूछेगा अभी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये अपने रेगुलर टॉपिक्स है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, टेंस, जेंडर, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें पूछने वाला है। ओके, इसमें सिलेबस में दिया तो हम मान लेते हैं। उसके बाद में इंग्लिश, अब इसको ये मराठी में लिखे हुए तो वही लिखे हुए जो मैंने इंग्लिश में बोला। इसको वर्ण विचार बोलते हैं। वर्ण विचार मतलब वर्णमाला पढ़ना है आपको, शब्दांतर जाति पढ़ना है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। 8 शब्दों की जाति थी वो पढ़ना है, समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द तो पढ़ना ही है। उसके बाद में काल मतलब टेंस, और लिंग मतलब जेंडर, जो आपका इसमें आ जाएगा शब्दांतर जाति में, और अलंकार अलग से टॉपिक है। तो इतने टॉपिक दिए उसने पढ़ने के लिए 5 क्वेश्चन के लिए, तो हमको इतने पढ़ने होंगे। उसके साथ साथ जो आईबीपीएस का पैटर्न, खैर मैं बाद में इसका कंपेरेटिवली बता देता। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी सेम वो चीज़ें हैं। 5 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन है यहाँ पर, सॉरी 5 क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्प्रहेंशन के। अगर पैसेज दिया है तो वही पूछेंगे आप। उसके बाद में क्या है, आर्टिकल है, टेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ना, कंजक्शन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएगा आपका। कंजक्शन है, आइडम और फ्रेजेस तो करना ही है आपको, और नाउन और एडवर्ब्स तो स्पेसिफिकली उसने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला भी नहीं, उसमें कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की बात कर रहा है वहाँ पे, तो इतना पूछने वाला है वो। उसके बाद में ये जो सिविल इंजीनियर वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए अपनी जो डिप्लोमा है ना, जो सिविल कोर्स का जो डिप्लोमा है उनका, उसके बेस पे सवाल रहेंगे। और जो हमारे लॉयर लोग हैं उनको एलएलबी के 3 साल की एलएलबी के सवाल पूछेगा जो उन्होंने किए, लॉ से रिलेटेड पूछेगा। तो ये सब सिलेबस है। 2-3 चीज़ें याद रखो अब यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो एक है वर्क बोर्ड ने जो सिलेबस दिया, वो वर्क ये वर्क बोर्ड हमारा भाई साहब, और एक इधर है आईबीपीएस। जो भी सिलेबस किसका, जीके का है, इंग्लिश और मराठी का, मैं उसको उस लिहाज से बोलूँगा, मेरा अपना उसको लेकर तजुर्बा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्क बोर्ड का मतलब आपको ये इसके सिलेबस के पीछे पूरा रिलाय रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है पूरी तरह से। बहुत बार ऐसा हुआ सिलेबस कुछ और रहता है और आईबीपीएस पूछता कुछ और है, उसका अपना पैटर्न था। जैसे हमने प्रीवियसली एक एग्जाम लिए थे टेट के, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कराई थी, उसके अलावा वर्क बोर्ड ने अपना पैटर्न छोड़ा ही नहीं था। वो जो सिलेबस कुछ और था और वो पूछ रहा था कुछ और।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्क बोर्ड का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है वो, और आईबीपीएस का अप्रोच भी याद रखना पड़ेगा आपको। आईबीपीएस किस अप्रोच के क्वेश्चन पूछता है वो याद रखना पड़ेगा। खास तौर पर लैंग्वेजेस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, मतलब जो प्रिस्क्राइब किया है वो भी पढ़ना है, और प्रिस्क्राइब किया है वो भी पढ़ना है, और आईबीपीएस जो बात बोल रहा है वो भी करना है हमें, ठीक है। अब आईबीपीएस जो बात बोलता है वो आपको देखना पड़ेगा उसका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है। तो कुछ बातें मैं आपको बता देता। देखो यहाँ पर ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं लैंग्वेज को लेकर, ये तो सब समझ में आ जाएंगी आपके, कोई मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पर फिर भी कुछ चीज़ें याद रखना, लैंग्वेज में दोनों में कुछ चीज़ें आपको करनी ही रहेंगी यहाँ पर, इसके अलावा जो दिया नहीं उसमें, जैसे कि क्लोज टेस्ट आपको करना पड़ेगा, पैराजंबल क्वेश्चन करना पड़ेंगे, पैराजंबल क्वेश्चन करना पड़ेंगे आपको। क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल क्वेश्चन हो गया, और एरर ये 3 टॉपिक आपको मराठी हो, इंग्लिश हो या उर्दू में करना ही पड़ेंगे। आईबीपीएस बहुत ज़्यादा रिलाय रहता है इन टॉपिक्स पर। इसके साथ लैंग्वेज इसके जो टॉपिक है उसके साथ ये टॉपिक भी आपको करनी पड़ेंगे तैयारी। उसके अलावा जो जीके है, अब जीके है तो आपको ये जीके इतना पूरा 40-60 डे में कवर होने वाला नहीं है आपका, तो आपको इसकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी। कुछ सर्टन चीज़ें मैं आपको बता देता जो आपके काम में आ जाएंगी एग्जाम में। देखो सबसे ज़्यादा सर्टन क्या है, ज्योग्राफी, फिक्स है, यहाँ पे मार्क्स आते। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सर्टन चीज़ क्या है, तो वो है पॉलिटी, यहाँ पे भी मार्क्स आते हैं, और पॉलिटी में पूछता ही है, ज्योग्राफी और पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता ही है। आपको लग रहा होगा कि पॉलिटी वहाँ पर सिर्फ सिलेबस सिर्फ प्रिस्क्राइब नाम दिया इंडियन पॉलिटी, तो क्या पूछेगा ऐसा आप कंफ्यूज हो रहा, तो यहाँ पर क्लियरली पूछता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके 3 है, उसके 3 ऑर्गन है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और स्टेट गवर्नमेंट का भी ये सेम चीज़ें 3 रहेंगी, एक रहेगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये करने हैं। और तीसरे नंबर पे क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स करना है। तो ये 3 टॉपिक कॉमन है जो किसी भी एग्जाम में यही पूछता है। उसको पॉलिटी दिया, समझ लो ये पूछेगा उस पर कंपल्सरी। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद में अगर इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी हद तक सर्टन है। उसके बाद में ये आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। उसके बाद में आपका सेकंड, अब इसके बाद में आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए साइंस, उसके बाद में हिस्ट्री, और फिर बाद में करंट अफेयर। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का, टाइम के अकॉर्डिंग। सारा एक साथ होने वाला नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो सिलेबस है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग का मैडम बता देंगे, और उर्दू का भी बता देंगे, ठीक है। बस मैडम थोड़ी देर में कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे अभी रीजनिंग और उर्दू। सेकंड पेज में देखिए रीजनिंग के लिए कौन से सब्जेक्ट, रीजनिंग और मैथ्स। इससे पहले भी वीडियो में जब हमने देखे थे इसका सिलेबस, तब भी मैंने बताई थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे आपको मैथ्स तो रहेगा ही, या बेसिक तो भी रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैथमेटिक्स भी रहेगा। अब देखिए इसमें क्या लेंगे, एक तो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी लेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो बेसिक कैलकुलेशन को देखेंगे यहाँ पे, और अरिथमेटिक रीजनिंग को देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग में जो चीज़ें आएंगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग और एक्सेट्रा करके दे दिए। यानी कि आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में और मैथ्स के लिए जाएंगे।
तो हम देख लेंगे ये दोनों कंबाइन होके, जैसे कि 35 क्वेश्चंस एक जगह पूछे जा रहे हैं और 25 एक जगह जो पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे इनके लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए और रीजनिंग के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिए कौन सी चीज़ें देखी जाती है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि उर्दू में जज़्रुल मुरब्बा और जज़्रुल मुकब। डेसिमल का कंसेप्ट रहेगा। सिंप्लीफिकेशन और सर्ड एंड इंडाइसेस, हुआ वगैरह रहेंगे इसमें, ये रहेगा न्यूमेरिकल में, इसको पूछा जाएगा। उसके बाद अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे 4 चीजें पूछी जाएंगी इसमें। सबसे पहले है वर्ड्स प्रॉब्लम, अब उसमें दे दिया उन्होंने वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम किस पे आएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एवरेज पे, एलसीएम और एचसीएफ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे। सेकेंड रहेगा कि परसेंटेज, तो परसेंटेज किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी। रेशो एंड प्रपोर्शन एंड मेंसुरेशन में देखेंगे एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। तो ये रहेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये चीजें देंगे मैथमेटिक्स के लिए। और रीजनिंग में अब कौन कौन से टॉपिक, ये तो मैं पहले भी बताई थी, अब देख लीजिए एक और बार। इनइक्वालिटी, जो कंपलसरी आईबीपीएस के जो टॉपिक्स हैं वो देखिए। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड शेडो, कोडिंग, डिकोडिंग तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी किए वहां पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रैंकिंग ऑर्डर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डाइस, क्लॉक, सेलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग क्या रहती है, तो एनालिटिकल रीजनिंग में ना यहाँ पे अरेंजमेंट कराई जाती है। अब अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट की तरह, जैसे कि ये फ्लोर पे ये रहता है, ये फ्लोर पे ये रहता है, तो 2-3 चीजें एक साथ जहाँ पे कर दी जाती है कि फ्लोर वाइज अरेंज करो, और इसका ये प्रोफेशन है, उसका वो प्रोफेशन है, यानी कि आपको टुकड़े टुकड़ों में चीजें दी जाती है और आपको टोटल उसको अरेंज करना रहता है। ये रहेगा एनालिटिकल रीजनिंग में। मैट्रिक्स, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या चीजें जाएंगी, इमेजेस, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, या फिर पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सारी चीजें। कॉइन, कलर बॉल, लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग देखिए, यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट को देख के अजम्पशन लगाए जाते हैं, कंक्लूजन लगाया जाता है, ठीक है, अजम्पशन और कंक्लूजन। अब अगर किसी ने लॉ का या एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, या क्लैट या एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम जिसने भी दिए होंगे, उनको पता होगा स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन कैसे हम निकालते हैं। तो ये भी चीज उसमें पूछी जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहेगा, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये है आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो पहले ही हमने ऑलरेडी देखिए, ये आने से पहले भी यही चीज़ें बताई गई थी कि इतनी चीज़ें हमको करना है, और तब भी मैंने आपको कहा था कि बेसिक मैथ्स उसमें आता ही है। तो अब यहाँ पे तो टोटली डिफाइन कर दिया कि मैथ्स भी रहेगा, और मैथ्स में कौन सा रहेगा, अरिथमेटिक्स रहेगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना रहेगा, अब वो टॉपिक यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। तो ये पूरा सिलेबस डिफाइन हो गया है, कैसे कैसे आपको पूछा जाएगा, कितने दिन में एग्जाम होगा वो भी आपको सर ने बता दिए। अब देखिए, असर इंस्टीट्यूट से जो बैचेस चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैच होंगी, ये हो रही है कंटिन्यू, अभी ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। ये होंगी टीचमेंट ऐप पर, जिसमें लाइव लेक्चर रहेंगे, प्लस अगर आप लाइव नहीं देख सके तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए।
तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो इस वीडियो में तो बता दिए। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।